ऐसे नौजवान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी सोच और अपने बलिदान से पूरे देश को जगा दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर कैसे एक लड़का शहीदों का सरताज बन गया। आप मुझे मार तो सकते हैं, पर मेरे विचारों को नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भगत सिंह के पूरे जीवन का निचोड़ है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि शरीर खत्म हो सकता है, पर विचार विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और देखिए, उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, है ना? तो उन्हें शहीद आजम क्यों कहते हैं, मतलब शहीदों का सरताज? आखिर क्या खास था उनमें? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनकी जड़ों तक, जहां से इस महान क्रांतिकारी की कहानी शुरू होती है। इससे पहले कि हम उनकी क्रांतिकारी यात्रा की गहराइयों में उतरें, चलिए फटाफट कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये हमें इस महान शख्सियत को और करीब से समझने में मदद करेंगी। कहते हैं, हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। तो भगत सिंह के अंदर जो क्रांति की आग जली, उसकी चिंगारी कहां से आई? चलिए उनके बचपन में चलते हैं और इस चिंगारी को ढूंढते हैं। असल में भगत सिंह ने आंखें ही एक ऐसे घर में खोली जहां हवा में ही आज़ादी के नारे गूंजते थे। उनके पिता, उनके चाचा, पूरा परिवार ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। तो कह सकते हैं कि देशभक्ति तो उन्हें विरासत में मिली थी, उनके खून में ही थी। सिर्फ 12 साल। सोचिए, एक 12 साल का बच्चा। इस उम्र में तो दुनिया खेलकूद की होती है ना? लेकिन भगत सिंह ने इस उम्र में कुछ ऐसा देख लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। वो था जलियांवाला बाग का खूनी मंजर। 1919 का वो दिन, जब हजारों बेगुनाहों के खून से अमृतसर की धरती लाल हो गई थी। उस मिट्टी ने 12 साल के भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से और नफरत की एक ऐसी आग जला दी जो उनके आखिरी सांस तक नहीं बुझी। और सच कहें तो एक क्रांतिकारी का जन्म वहीं हुआ था। तो अब वो चिंगारी आग बन चुकी थी और अब समय था एक्शन का। अब देखते हैं कि कैसे भगत सिंह का ये विरोध एक बड़े विद्रोह में बदला और कैसे उन्होंने अकेली अपनी हिम्मत से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। देखिए, भगत सिंह जानते थे कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए उन्होंने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इन संगठनों के जरिए उन्होंने देश के नौजवानों में क्रांति की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे रोकना नामुमकिन था। उनकी इस क्रांतिकारी यात्रा में 2 घटनाएं सबसे अहम हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। पहली, 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या, और दूसरी 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। इन 2 धमाकों ने अंग्रेजों को साफ साफ बता दिया था कि अब खेल बदल चुका है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। असेंबली में जो बम फेंका गया था, उसका मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल मकसद तो था बहरी हो चुकी अंग्रेजी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना, उन्हें यह बताना कि देश क्या चाहता है। और सोचिए, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यानी क्रांति अमर रहे और साम्राज्यवाद का नाश हो। इन नारों ने पूरी दुनिया को उनका मकसद साफ कर दिया था। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की नहीं, बल्कि हर तरह के शोषण के खिलाफ थी। अक्सर लोग भगत सिंह को सिर्फ एक बंदूक उठाने वाले क्रांतिकारी के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये आधी सच्चाई है। उनकी असली ताकत उनकी बंदूक में नहीं, उनके विचारों में थी। तो चलिए अब उनके एक्शन से हटकर उनके दिमाग की दुनिया में झांकते हैं और समझते हैं कि वो क्या सोचते थे। जेल की दीवारें उन्हें कैद तो कर सकती थीं, पर उनके हौसले को नहीं। जब उन्होंने देखा कि जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ कितना बुरा सुलूक हो रहा है, तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मतलब उन्होंने अपने ही शरीर को अपना हथियार बना लिया, ये बताने के लिए कि उनका संघर्ष हर हाल में, हर जगह जारी रहेगा। और सिर्फ भूख हड़ताल ही नहीं, जेल में उन्होंने लिखना भी जारी रखा। उनके लेख जैसे कि मैं नास्तिक क्यों हूं, हमें बताते हैं कि वो सिर्फ एक बागी नहीं थे, बल्कि समाज, धर्म और क्रांति के बारे में उनकी सोच कितनी गहरी और कितनी वैज्ञानिक थी। तो कुल मिलाकर भगत सिंह की विचारधारा थी क्या? असल में ये कम्युनिज्म, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और पक्की वैज्ञानिक सोच का एक जबरदस्त मेल थी।
वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण न कर सके। और उनके ही शब्दों में कहें तो क्रांति की तलवार विचारों की सान पे तेज होती है। क्या खूब कहा है। मतलब साफ है, बिना सोचे समझे किया गया एक्शन किसी काम का नहीं। असली क्रांति तो विचारों से ही पैदा होती है। हर कहानी का एक अंत होता है, और अब हम भगत सिंह के जीवन के उस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। वो पड़ाव जहां उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। तो हुआ ये कि असेंबली बमबारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें जॉन सॉन्डर्स की हत्या के केस में भी फंसाया गया। मुकदमा चला और आखिर में सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुना दी गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। तारीख थी 23 मार्च 1931। जगह लाहौर सेंट्रल जेल। इसी दिन भगत सिंह को उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारत ने अपने नायकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया और इसीलिए हर साल 30 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन महान आत्माओं को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में दिया गया ये बलिदान, इसने उन्हें हमेशा के लिए शहीद आजम बना दिया। और आज भी वो भारत के करोड़ों नौजवानों के लिए हिम्मत और प्रेरणा का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि एक 23 साल के नौजवान का बलिदान आज भी एक पूरे देश को कैसे प्रेरित कर सकता है? क्या थी वो बात उनकी शख्सियत में, उनके बलिदान में? जरा सोचिएगा।